हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग की, जो कि वित्त आयोग है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। चौथा वित्त आयोग बना हुआ था, उसके अध्यक्ष थे राजमन्ना, पीवी राजमन्ना। उन्होंने ये कहा था कि जो वित्त आयोग है वह संवैधानिक निकाय है और एक अर्ध सलाहकारी निकाय है, और इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बेसिकली सरकार बाध्य नहीं है। बाध्य तब तक नहीं है जबकि कोई बहुत ठोस डिसीजन ना हो, बहुत कोई ठोस कारण ना हो। तो वित्त आयोग की जो प्रकृति है वह कैसी होगी? एक सलाहकारी होगी, कि यह बेसिकली एक जो सलाह है वह दे रहा है कुछ निर्णयों पर। अगर हम देखेंगे कि जो वित्त आयोग है, देखो हमें मेन जानना है वित्त आयोग का निर्णय, वित्त आयोग का की नियुक्ति, वित्त आयोग की योग्यता, सदस्य कितने होंगे, कौन इनकी नियुक्ति करेगा, क्या क्या सिफारिशें देगा, यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं कि जो वित्त आयोग है इसका मेन काम आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? एक लाइन में, राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म, इसको सुनिश्चित करना वित्त आयोग का मेन उद्देश्य होता है। अब तक 15 वित्त आयोग बन गए, अपनी रिपोर्ट दे दी। लास्ट 15वां वित्त आयोग, जिसके की अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, जिनकी सिफारिशें 20 से 25 तक के लिए चलेंगी। 25 से बाद की सिफारिशों के लिए 16वां वित्त आयोग का गठन अब तक किया जा चुका है। तो वित्त आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है। एक बार बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, क्लास नोट्स सब इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर चुके हैं, है ना। तो एक रिवीजन स्लाइड मैंने थोड़ा सा रख लिया कि आपको याद रहे कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा है। तो 1919 के एक्ट के हिसाब से हम देख चुके हैं कि, और 1935 के एक्ट में हम बात कर चुके हैं कि किसकी चर्चा जो है वह कब की गई थी। और हमने जाना था कि यूपीएससी की बात 1919 में भी की गई, 1935 में की गई, लेकिन 1935 में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त की विवाह बात जो है वह की गई थी, है ना। इन दोनों की अगर हम देखें तो भाग 14 में 315 से 323 तक, 315 से 323 तक बेसिकली एक जो वर्णन है वह मिलता है कि कैसे नियुक्ति होगी, क्या कार्य होगा, क्या शक्तियां होंगी, हटाया कैसे जाएगा, एंड बाकी और। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की, और राज्यपाल के द्वारा होगी जो स्टेट पीएससी है, बट हटाने का काम केवल राष्ट्रपति करेंगे। और इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्वतंत्रता की बात की। आगे हमने देखा कि भारत सरकार, जो यूपीएससी के पर्सन्स होंगे वो भारत या राज्य सरकार की आगे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और सेम बात इसमें स्टेट पीएससी के सर्विसेज के लिए किया जाएगा। ये अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देंगे यूपीएससी के संदर्भ में, और राज्यपाल को देंगे राज्य के संदर्भ में। भारत के निर्वाचन आयोग की बात हमने यहाँ से जो अपनी बात है वह शुरू की थी, है ना। यहाँ से बात शुरू की थी कि बेसिकली आपका जो आर्टिकल 324 है भाग 15, वह ये कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, और निर्वाचन आयोग भाग 15 में होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। योग्यताएं संविधान में निर्धारित नहीं है। वर्तमान में ये 1+3 है। शुरुआत में केवल एक हुआ करता था, अब 1+3 है। 3 सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, है ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये काम करेंगे। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आज हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है आज का वित्त आयोग, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने बात की कि अगर हम वित्त आयोग के मेन उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो हमने क्या जाना था कि वित्त आयोग का मेन उद्देश्य है राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करना। यही इसकी एक आवश्यकता है, यही इसका उद्देश्य है। यही से हम अपनी बात को सबसे पहले शुरू करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वित्त आयोग का, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई आपको। इसमें केवल आपको बताया गया फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, ठीक है। संविधान के आधार की बात सबसे पहले करेंगे। ये संवैधानिक संस्था है।
प्रकृति में सलाहकारी है क्योंकि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, बट अगर हम कहें इसका स्टेटस क्या है तो स्टेटस में आपको याद रखना है कि इसका स्टेटस जो है वह कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक इसके लिए, संविधान इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 280 में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता अनुसार की जाएगी। गठन वित्त आयोग का, ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा पाँच वर्ष या आवश्यकता अनुसार, वर्ड लिख दिया कि जब वह आवश्यक समझे कि अब ऐसा ज़रूरी है, 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार जो वर्णन है वह किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार जो गठन है वह किया जाएगा। तो मेन मैं आपसे उद्देश्य की बात कर रही थी कि आखिर इसका जो मेन उद्देश्य है वह क्या होगा, किस ऑब्जेक्ट को लेकर गठन किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, किस उद्देश्य के लिए गठन किया जाता है, आवश्यकता, या अब इसकी ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, आखिर इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है। तो इसकी आवश्यकता है राजकोषीय संघवाद या राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना, राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना, फिस्कल फेडरलिज्म। एंड व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म? इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, देखो हमारे यहाँ केवल जब हम 7वीं अनुसूची की बात करेंगे और 3 सूचियों की हम बात करते हैं, आपका संघ, राज्य और संवर्ती सूची, तो उसमें हम विषयों का बंटवारा केवल प्रशासनिक थोड़ी करते। देखो न्यायिक शक्तियों का बंटवारा तो हमने किया नहीं, तो हमने केवल प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने वित्तीय शक्तियों का भी बंटवारा किया है। तो राजकोषीय संघवाद की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का बंटवारा। तो हमने भाग 12 में पहले अर्थ लिख लेते हैं। तो किसी देश की सरकार के, किसी देश की सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में, विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय शक्तियों व उत्तरदायित्व का बंटवारा, है ना। वित्तीय शक्तियां व उत्तरदायित्व का जो बंटवारा किया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, राजकोषीय संघवाद कहेंगे, है ना। वित्तीय उत्तरदायित्वों का बंटवारा या इसको कैसे विभाजित जो है वह किया जाता है, तो ये इसकी मुख्य आवश्यकता होती है। और हमने ये चीज़ संविधान में कैसे निर्धारित करी है वो भी आप ज़रा देख लीजिए कि संविधान में हमने इस बात का निर्धारण करा है भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में। और अगर हम इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो 368 से लेके आर्टिकल 268, है ना, नॉट 268, ठीक है, से लेके 293, इसमें हमने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की बात की, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की बात हमने इसमें की, ठीक है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की बात की। साथ ही हमने इसमें 15 विषय ऐसे हैं, 15 कर ऐसे हैं जिसमें कि हमने संघ को प्रायोरिटी दी, और इसमें बाकी हम देखेंगे कि लगभग 20 विषय ऐसे हैं जिसमें कि राज्य जो है वह इस संदर्भ में नियम बना सकता है। ठीक है,
राज्य जो है वह नियम बना सकता है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि लगभग 15 ऐसे टैक्स हैं जो कि आपके केंद्र सरकार के हैं, ऐसे विषय हैं, और लगभग 20 ऐसे टैक्स हैं जो कि किसके हैं, राज्य के हैं। तो जो हमने ये विषयों का मतलब हमने विधायी शक्तियों का बंटवारा जो इस तरीके से कर दिया, कर निर्धारण के अधिकार की बात जो हमने यहाँ पर इस तरीके से की, ये आपका क्या होगा, यही आपका राजकोषीय संघवाद है और इसी में संतुलन करने का जो काम है वह करता है। इसके अलावा देखो कुछ ऐसे भी टैक्स की बातें होंगी, कुछ ऐसे भी टैक्स होंगे जो कहीं नहीं लिखे और उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा, संसद का होगा, पार्लियामेंट का होगा। ठीक है, तो ये वित्त आयोग की बात हमने यहाँ पर कर ली। सो आर्टिकल हमने देखा कि 280 और भाग 12 में इसकी जो चर्चा है वह की गई है। 280 और भाग 12 में हमने इसकी चर्चा की है। ठीक है, और इसके अगर हम गठन की बात करेंगे तो इसका जो गठन है वह हर 5 साल में होगा या आवश्यकता अनुसार जब राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 4 इसमें सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष वो होगा जो कि सार्वजनिक मामलों का जो अनुभव है वह रखता होगा, वह इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, सदस्यों के लिए कुछ योग्यताओं की बात यहाँ पर की गई है कि आखिर जो सदस्य हैं उनकी योग्यता जो है वह क्या होगी। तो इसमें यह कहा गया है कि देखो हाई कोर्ट के जो जज की योग्यता होगी, हाई कोर्ट के जज के लायक जो व्यक्ति होगा उसको हम इसका सदस्य बनाएंगे। इसके अलावा जैसे कि वित्त का ज्ञान हो, लेखे का ज्ञान हो, इसके अलावा वित्त मामलों के साथ साथ प्रशासन का भी ज्ञान हो, और इसके अलावा अर्थशास्त्र का वह ज्ञाता हो, अर्थशास्त्र के मामलों में जानकारी रखता हो। इस तरह से इसे ही हम योग्य मानेंगे कि ये सदस्य बन सकता है। अध्यक्ष के लिए इतना काफ़ी है कि सार्वजनिक मामलों का जो ज्ञाता है वह रहा हो, उसको अध्यक्ष जो है वह बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखो कार्यकाल की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे क्या कार्यकाल होगा और क्या इसमें पुनर्नियुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें बेसिकली जो पुनर्नियुक्ति है वह की जा सकती है। पुनर्नियुक्ति दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है, इन मामलों में क्या पुनर्नियुक्ति जो है वह की जा सकती है। तो डेफिनेटली राष्ट्रपति के आदेश से चीज़ें तय हो रही हैं, बट यहाँ पर पुनर्नियुक्ति का जो काम है वह किया जाता है। तो अब 2-3 बातों को आप यहाँ पर याद रख लीजिए, जैसे कि नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता। नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता। यही क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना, जब आएगा, आया भी यहीं से है और आगे भी यहीं से जो प्रश्न है वह आते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 बातें जो हैं इनका आंसर तो राष्ट्रपति में छुपा हुआ है। हाँ, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बट जब हम नियुक्ति की बात करेंगे तो ये कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, कार्यकाल का निर्धारण प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार होगा। बट जब हम योग्यता की बात करेंगे तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बल्कि यहाँ पर कौन आ गया, पार्लियामेंट का रोल आ गया, संसद का रोल आ गया, कि संसद बेसिकली तय करेगा इस बात को कि क्या योग्यताएं जो हैं वह निर्धारित करी जाएंगी। और इसी मामले में योग्यताओं की बात अध्यक्ष के लिए ये की गई है और सदस्यों के लिए ये 4 योग्यताओं की जो बात है वह की गई है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए इन योग्यताओं की जो बात है वह की गई है। अब देखो, अब अगर हम इसके कार्यों की बात करेंगे, संरचना आपने देख ली है ना, संरचना की हमारी बात हो गई। अब हम यहाँ पर कार्यों की बात करेंगे कि आखिर जो कार्य हैं वह क्या होंगे। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि 2013 का क्वेश्चन था कि 13वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों पर चर्चा कीजिए जो कि स्थानीय सरकार के वित्त को मजबूत करने हेतु पिछले आयोग से अलग थी। क्या पूछ लिया यहाँ पर, तो कई तरह की सिफारिशें जो है वह की जाती हैं, है ना। मानना ना मानना डेफिनेटली जो है वह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको 13वें वित्त आयोग से परिचय कराऊं तो जो डॉक्टर विजय केलकर हैं ये अध्यक्ष थे। 2007 में नियुक्ति हुई थी और रिपोर्ट जो है वह कब जमा करी थी, 2009 में। और इनकी जो रिपोर्ट की अवधि थी वो 2010 से लेके 2015 तक रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष था। ठीक है, विजय केलकर और 10 से 15 ये आपको लिखना होगा सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में कि अगर हम
परिचय तो दोगे नहीं दोगे? 13वें वित्त आयोग की बात करें तो डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे, है ना। आप नियुक्ति और रिपोर्ट की बात कर सकते हैं कि 2007, है ना, 2009 रिपोर्ट वर्ष हो गया। और अगर हम अवधि की बात करें, सिफारिशें 2010 से 2015, है ना। सिफारिशों की जो अवधि थी वह 2010 से 15 थी। 15 से 20 की बात करेंगे तो 14वां वित्त आयोग, जिसमें कि वाई.वी. रेड्डी अध्यक्ष थे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की बात करेंगे एन.के. सिंह, और इसकी सिफारिशें 20 से 25, और अब जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें 25 से लेके 30 तक के लिए होगी, ठीक है। तो देखो समटाइम्स क्या होता है कि इनके द्वारा बहुत सारी जो सिफारिशें हैं 13वें वित्त आयोग के द्वारा वह की गई थी। आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, बस केवल संरचना की बात कर दी, एक भूमिका और 2-4 कार्य बता दिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रही हूँ कि अगर मेंस में और प्रीलिम्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि आपको पर्टिकुलरली देखो, फिर वो तो करंट वाला पार्ट है, स्टैटिक केवल इसमें दिया ना। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इसके साथ आपको क्या पढ़ना होगा, तो जो करंट अफेयर है आपका कि आप 14, 15, 16 जो वित्त आयोग है उन्होंने क्या सिफारिशें की, और स्पेशली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर क्या केंद्र सरकार इस बात की केंद्र का जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, क्या उसको इस बात की परमिशन है कि वो सिफारिशें कर दे कि स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उसको आप कैसे प्रोत्साहन देंगे, उसको आप जो राशि है वह कैसे प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि उसके पास ये अधिकार है कि वह बेसिकली इस तरह की सिफारिश कर सके, और मेंस में आपसे पूछ लिया कि क्या जो सिफारिशें हैं वह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया था, इनकी रिपोर्ट का एक मुख्य भाग था, देखो, कि जो स्थानीय स्तर पर वित्त को मजबूत किया जाए। और मेन कारण आप देखेंगे कि स्थानीय सरकारों के पास खुद के वित्त के स्रोत और राजस्व के स्रोत उतने उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कहा था कि स्थानीय निकायों को 5 वर्ष तक विभाजन योग्य राशि का एटलीस्ट 2.5% जो हिस्सा है वह दिया जाए। ये इनकी सिफारिश थी। और कुछ सिफारिशें भी थी जिनको आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करके लिखना था। मैं आपको केवल एक पॉइंट बता के 2-4 पॉइंट और कुछ इनकी मुख्य सिफारिशों की बात करती हूँ कि स्थानीय सरकारों को शासन ही लिख लेते हैं, स्थानीय शासन हेतु विभाजन योग्य हिस्सा या राशि का 2.5% स्थानीय सरकार को दिया जाए, है ना। स्थानीय सरकार को, अब देखो प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया तो फैक्ट पूछ लिया, मेंस में पूछ लिया तो आपसे पॉइंट्स पूछ लिए, बस पॉइंट्स लिखाओ, है ना। इसके अलावा देखो इसने कुछ अन्य भी सिफारिशें की थी जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसने एक सिफारिश की थी कि 2009 में रिपोर्ट जो है वह सौंपी थी, है ना, 2009 में रिपोर्ट सौंप दी थी, और इसमें यह कहा था कि जो केंद्र है वह बेसिकली 30, पहले क्या था 30%, 30.5, है ना, फीसदी जो कर है ये राज्यों को जाता था, है ना। और ये केंद्र क्या करता था कि बेसिकली केंद्र और राज्यों में जो करों का विभाजन है तो 30.5% उसमें जो कर की राशि थी वह किसके लिए जाती थी, राज्यों को जाती थी। तो अब यहाँ पर 13वां वित्त आयोग क्या कह रहा है, 13वां वित्त आयोग ने कहा कि बेसिकली ये जो 30.5% है इसको बढ़ा के आप 32% कर दो, और आप 32% जो हिस्सा है आप ये राज्यों को दे दो। तो इस तरह की सिफारिश करता है। इसका मतलब क्या है कि पहला कार्य ही 13वें वित्त किसी भी वित्त आयोग की यही हो गया, सब इस परसेंटेज को चेंज कर देते हैं। 14 वित्त आयोग आया, उसने कहा कि ये हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 कर दो, 42%। और वही जब
15 फाइनेंस कमीशन आया एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट के जो समय है 19 और 20 में रिपोर्ट, 19 में कुछ अंतरिम रिपोर्ट, 20 में फाइनल रिपोर्ट सौंपी और उसमें ये कहा कि 42 नहीं 41 कर दो, क्योंकि 1% हिस्सा जम्मू कश्मीर को दे दो, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अगर हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो उसके विकास डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। तो यहाँ पर मेन अगर हम देखें तो इसका पहला कार्य ही यही हो गया कि जो वित्त आयोग है वह क्या कर रहे हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में कर के बंटवारों को लेकर प्रावधान कर रहे हैं, उसके संबंध में सिफारिशें कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि यहाँ पर स्थानीयों को लेकर ये सिफारिश कर दी। तीसरी बात इसमें यह कहा कि जो सकल राजस्व प्राप्तियां हैं, सकल राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को 39.5% हिस्सा दिया जाए, 39.5% हिस्सा दिया जाए, ये कहा। इसके अलावा ये भी सिफारिश की, चूंकि 2009-10 के दौरान आप देखें तो वैश्विक मंदी का दौर था, भारत इससे बचा तो रहा, भारत में वैसी मंदी नहीं आई जैसे बाकी पूरे विश्व में आई। तो वैश्विक मंदी के दौरान कहा कि जैसे कि विशेष प्रोत्साहन जो पैकेज नहीं दे देती है सरकार की, 1000 करोड़ का दे दिया, 10,000 करोड़ का दे दिया, 20,000 करोड़ का दे दिया, जैसे कि बिहार को दे दिया 10,000 करोड़ का। तो ये इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज क्या है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, लेकिन चूंकि वैश्विक मंदी चल रही थी और 13वें वित्त आयोग को ये सिफारिश पूरे विश्व की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए देना था, तो उसने ये कहा कि वैश्विक मंदी के दौरान जो प्रोत्साहन पैकेज है उसको वापस लिया जाए। प्रोत्साहन पैकेज को वापस लिया जाए। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, अब ये वो समय जब जीएसटी हो रहा है, तो कहा कि जीएसटी के दौरान, जीएसटी के कारण चूंकि राज्यों को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है किसमें, राज्यों को, तो कहा इसकी भरपाई कर दो। अब लेकिन केंद्र माने ना माने वो तो केंद्र के बस में, मतलब भरपाई है ना, नोटा भरपाई, तो इसको कर लेना आप, है ना। तो ये इसमें क्या कहा कि जीएसटी के दौरान जो राज्यों को 50,000 करोड़ की हानि हुई है उसकी भरपाई कर दे। केंद्र सरकार ने नहीं माना इस बात को, सो माने ना माने वो मर्जी वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात तो है कि जो अगर हम पीवी राजमन्ना की बात करें, है ना, पीवी राजमन्नार जो है 1964 में नियुक्ति, 65 में रिपोर्ट जमा करी थी और 66 से लेके 69 के दौरान रिपोर्ट क्रियान्वयन करने का टाइम था। तभी तो उन्होंने कहा था कि माने ना माने, चूंकि संवैधानिक निकाय है लेकिन अर्ध न्यायिक केस की प्रकृति है और इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर बाध्यकारी कारणों में अगर हम देखें, जैसे कि अब मान लीजिए कि जो विभाजन पूल का हिस्सा था या कर की राशि थी वह अगर 42 से घटाकर 41% कर दी 15 फाइनेंस कमीशन ने। अब एक ऐसी राशि थी, मतलब एक जेन्युइन रीजन हमें दिख रहा था कि हाँ हमें जम्मू कश्मीर इन सब के लिए चाहिए, तो मान लिया सरकार ने। तो देखो, जब तक कोई ऐसा बाध्यकारी रीजन नहीं है तब तक उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। तो कहा भी जाता है कि ये उतना एफिशिएंट तरीके से कैसे काम करेगा अगर आपने इसकी चीज़ों को बाध्यकारी नहीं बनाया तो। ठीक है, तो ये 13वें वित्त आयोग की बात हो गई। अभी मैं आपको 14 और 15 भी बताऊंगी, उसके पहले ज़रा इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, वित्त आयोग, ये तो आपका एमसीक्यू है, ये पीवाईक्यू नहीं है, पहले एमसीक्यू दिखा देती हूँ, है ना। तो 2023 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 पूछा। अब देखो, जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। अब इसमें यह पूछा कि जो 15वां वित्त आयोग है उसने कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा, जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा किनको बेसिकली कर बंटवारे के लिए जो है वह प्रयोग किया था। किन किन का जो प्रयोग है वह किया था। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिख रही हूँ, देखो। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप, अच्छा इसमें 15वें वित्त आयोग की बात जो है वह पूछी गई थी, है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। 13वें वित्त आयोग का मेंस का क्वेश्चन देख लिया, है ना,
ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस आधार पर करों का बंटवारा किया गया था? तो 15वें वित्त आयोग ने कुछ पॉइंट्स बताए और इसमें यह भी कहा था कि राज्यों को 41% हिस्सा दे दो, राज्यों को कर निर्धारण का कितना दे दो? 41% हिस्सा दे दो, क्योंकि 1% आपने किसको देना है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए देना है, इसलिए आप 42% से घटाकर 41% कर लो। और उसके बाद ये कहा, इन्होंने कहा कि कर विभाजन का एक सूत्र होगा। क्या कहा? कि आप जो कर विभाजन कर रहे हैं उसका एक सूत्र होना चाहिए। और ये सूत्र देखो क्या था, उन्होंने एक फॉर्मूला, उन्होंने जैसे कुछ आधार बता दिए कि इस आधार पर विभाजन जो है वह होना चाहिए। इन्होंने कहा पहला जनसंख्या, जो जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है, आय का अंतर है। दूसरा इन्होंने कहा आय का अंतर है। तीसरा इन्होंने कहा जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या व क्षेत्रफल। पांचवा इन्होंने कहा वन पारिस्थितिकी क्या क्या है, 44405 है ना, वन पारिस्थितिकी है ना। और एक और इन्होंने कहा, पांचवा जो पॉइंट था 5 पॉइंट में इन्होंने कहा कि कर प्रोत्साहन, कर व राजकोषीय प्रभाव, कर व राजकोषीय प्रयास, नॉट प्रभाव, प्रयास है ना। तो ये कुछ ऐसे आधार बताए। अब देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तो आय का अंतर, जनसंख्या का क्षेत्रफल, दो तो इन्होंने बता दिए है ना, जनसंख्या क्षेत्रफल। अब हमारा बचा जनसांख्यिकीय निष्पादन या परिस्थिति, ठीक है। शासन सुधार जैसा तो हमने कुछ देखा नहीं, स्थिर सरकार जैसा कुछ देखा नहीं, वन पारिस्थितिकी, कर और राजकोषीय प्रयास। तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि ये दो नहीं थे, ये 3 थे, तो केवल 3 इसका आंसर हो गया। तो 15वां वित्त आयोग है ना, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और लिख लो कि एन.के. सिंह जो हैं, एन.के. सिंह ये अध्यक्ष थे, ठीक है। अब तो 16वां वित्त आयोग, अभी उसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। एन.के. सिंह जो है वह अध्यक्ष थे और इसकी सिफारिशों की अगर हम बात करें तो 2020 से 2025 ये इसकी सिफारिशों की अवधि, ठीक है। चलो आ गया क्वेश्चन। तो अब तक हमने जाना फाइनेंस कमीशन और इसकी कुछ और बातों को। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा इसके कार्य के बारे में कर देती हूँ कि मेन आखिर इसका जो कार्य है वह क्या होगा, ठीक है। मेन इसका जो कार्य है वह क्या होगा, तो राज्य व केंद्र के बीच में केंद्र व राज्यों के बीच करों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच में करों का बंटवारा है ना, करों का बंटवारा करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना अनुदान देना है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान, भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान कितना देना है? तो करों का बंटवारा और अनुदान कितना होगा, इसका काम है ना। साथ ही अब तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य वित्त आयोग क्यों बनता है? राज्य वित्त आयोग का मेन काम है स्थानीय सरकारों के संदर्भ में करों का बंटवारा और सारी चीज़ों को देखना, उनकी आवश्यकताओं, वित्त और राजस्व की आवश्यकताओं को देखना। तो राज्य वित्त आयोग कब बनाए गए थे? 73 और 74 की सिफारिशों के आधार पर, के अधिनियम के आधार पर। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका व पंचायतों के लिए स्थानीय सरकार, अब लिख लो ब्रैकेट में,
पंचायत और नगर पालिका, पंचायत व नगर पालिका, है ना। तो स्थानीय सरकार हेतु आवंटन, स्थानीय सरकार हेतु संचित निधि से आवंटन या बाकी कर आवंटन, ये करना, ठीक है। या इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका एक कार्य वो होगा जो कि राष्ट्रपति इनको सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कार्य, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कार्य, है ना। तो राष्ट्रपति जो और कार्य देगा इन सभी कार्यों के अलावा, वो काम बेसिकली इसके होंगे, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर सलाहकारी भूमिका लिखा है, भूमिका को हम हटा देते हैं, हम यहाँ पर कार्य लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, भूमिका को हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये जो हमने इसके देखे वह क्या थे, कार्य थे, वित्त आयोग के कार्य। ठीक है, वित्त आयोग के कार्य। तो केंद्र व राज्यों के बीच में करों का बंटवारा, ये सारे जो काम है वह वित्त आयोग के होंगे, ठीक है। जैसे कि हम 15वें वित्त आयोग की अगर बात करें, जो कि प्रश्न भी आया, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब 2017 को 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को जो मंजूरी है वह दी थी। और इसके अलावा 20 से 25 तक का इसकी सिफारिशों का कार्यकाल होगा। 14वें वित्त आयोग का गठन मतलब इसके पहले तक किया जा चुका था, अब तो वर्तमान में 16वां भी आ चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें चूंकि 19-20 तक के लिए ही वैध थी। और अध्यक्ष इसके प्रथम वित्त आयोग की अगर हम बात करें, प्रथम वित्त आयोग 1952 से 57 तक के लिए था। इसकी जो अवधि थी 1952 से लेके 1957, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, के.सी. नियोगी थे, के.सी. नियोगी, है ना। फिर आपने संथानम सिफारिशें भी सुनी, के संथानम वह दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपने कई और ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे कि देखो ब्रह्मानंद रेड्डी, आप जनरली कुछ नामों को नहीं सुने होंगे, वो नाम भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एन.के. सिंह है, ये सारे। आप 16वें वित्त आयोग का मेन काम क्या है, 16वें वित्त आयोग की मेन सिफारिशें किस आधार पर होगी और क्या उसका विषय है, उसको ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये जो है वह आपका 16वें वित्त आयोग के बारे में ये प्रावधान है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एन.के. सिंह 18 से लेकर 24 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रहे, है ना। सो इन्हें 15वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य इसमें बनाए गए थे, शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी एंड रमेश चंद्र, ठीक है। तो अगर हम इसकी पहले ज़रा इस क्वेश्चन को देखो कि जब हम देखते हैं कि ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, संवैधानिक है नो डाउट, बट अर्ध न्यायिक प्रकृति है। अर्ध न्यायिक प्रकृति है मतलब इसकी जो सिफारिशें हैं इसीलिए क्या है कि बाध्यकारी नहीं बल्कि केवल एक सिफारिशें ही होती हैं, सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो अनुशंसाएं सलाहकारी प्रवृत्ति की होंगी, केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, यस। हालांकि इन्हें आमतौर पर मामूली संशोधन या सुधार के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, यस, ये बात बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट, केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुशंसाओं की स्वीकृति को अधिसूचित करते हैं, जिसमें अवधि निर्दिष्ट होती है, आमतौर पर 5 वर्ष के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तो 5 वर्ष पे गठन करेंगे या आवश्यकता अनुसार गठन करेंगे। केंद्र सरकार संसद में एक व्याख्यात्मक भी पेश करती है, जिसमें अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और किसी भी सुधार विचलन के कारण जो है वह बताए जाते हैं। तो इसमें तीनों ही जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आओ, अब मैं आपको बताती हूँ लेटेस्ट। आप पीआईबी पे न्यूज़ देखेंगे और आपको यहाँ पर एक 16वें वित्त आयोग की जो चर्चा है वह मिलेगी। 16वां वित्त आयोग, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का जो गठन है वह किया। और ये पोस्ट जानते हो किस तारीख का, ये 31 जनवरी 2024 का है। ये 31 जनवरी 2024 का है। और इसमें आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा वह की थी, ठीक है। तो देखो, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का आप नाम जानते होंगे, अरविंद पनगड़िया, यही इसके अध्यक्ष है।
अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये अध्यक्ष है। इसके अलावा अगर हम सदस्यों की बात करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी से निम्न लोगों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। क्या लिखा है? राष्ट्रपति की मंजूरी से। कभी भी आप जब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे ना, तो जो आप संविधान में पढ़ते हैं आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह दिखाई दे जाएगा। तो अगर लिखा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से इन सदस्यों को जो है वह नियुक्त किसी ने करा हो, किसी की सिफारिश हो, डजेंट मैटर। सो जैसे कि श्री अजय नारायण झा हैं, ठीक है, ये पहले 15वें वित्त आयोग और पूर्व सचिव भी रहे, 15वें वित्त आयोग और पूर्व सचिव रहे उसमें व्यय के। अब देखो अगर 15वें वित्त आयोग के जो सदस्य रहे वो इसमें 16वें में भी शामिल है, दैट मीन्स पुनर्नियुक्ति हो गई ना, है ना। अब देखो श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू जो विशेष सचिव पहले थी, निरंजन राजाध्यक्ष जो कि कार्यकारी निदेशक थे अर्थ ग्लोबल, डॉक्टर सौम्यकांति घोष जो कि SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो अभी क्या इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, इन्हें अर्थशास्त्र का, तो सदस्यों के लिए 4 योग्यताएं तो थी ना, तो यहाँ पर ये चारों योग्यताओं को पूरा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अब नीचे की एक लाइन और पढ़ लो, मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ। और इसमें क्या लिखा है कि 16वें वित्त आयोग से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि को कवर करते हुए अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2026 से जो सिफारिशें चलेंगी 1 अप्रैल 2026 है ना, 1 अप्रैल 2026 से जो ये वाला वित्तीय वर्ष होगा, यहाँ से जो सिफारिशें हैं वो इसकी लागू होगी, क्योंकि अब तक तो 25 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है वह पूरा आपका निकल जाएगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, और आगे का जो काम होगा वह अब 16वें वित्त आयोग के द्वारा बेसिकली किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन देखा, एक PYQ देखा, है ना, 2023 का, और ये PYQ से क्या समझ में आया कि बेसिकली किन आधारों पर कर का बंटवारा करा जाता है, वहाँ से प्रश्न आ गया। इसकी प्रकृति से मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, 15वें वित्त आयोग के बारे में देखा, कार्य के बारे में देखा, वित्त आयोग की आवश्यकता हमें क्यों है, हमने राजकोषीय संघवाद को समझा। तो ये सारी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी कि आखिर जो वित्त आयोग है वह क्या क्या जो काम है वह करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सलाहकारी भूमिका और ये सारी बातें हो गई, है ना। अच्छा एक बात और, कार्य की हमारी बात हो गई, सलाहकारी भूमिका की बात हो गई, ठीक है, लगभग सारी चर्चाएं हमारी हो गई जो कि इसमें पढ़ना था। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी अब लास्ट में देखो 280 और 281 दो आर्टिकल की बात की गई है, ये आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो आपका आर्टिकल 280 है ये तो वित्त आयोग की बात करता है। आर्टिकल 280 कहता है कि फाइनेंस कमीशन होगा, और आर्टिकल 281 क्या कहता है, आर्टिकल 281 कहता है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट या जो अपना प्रतिवेदन है ना, जो 5 वर्ष के गठन के लिए होता है, तो बेसिकली वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं या रिपोर्ट है, सिफारिशें, इनकी बात की गई। अब ये अनुशंसाएं या सिफारिशें वही बात हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये सिफारिशें हैं ये कैसे और किसको देंगे, तो ये जो वित्त आयोग है ना ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सिफारिशों को, अब राष्ट्रपति अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस तारीख तक अपनी सिफारिशें जो है वह दे दें, है ना। तो राष्ट्रपति के सामने रखेंगे और राष्ट्रपति आगे जाकर संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को रखेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट में नहीं रख रहा, वह राष्ट्रपति को दे रहे हैं, और राष्ट्रपति फिर आगे जाकर वह जो रिपोर्ट है वह किसको दे रहे हैं, संसद पे दे रहे हैं। तो संसद में बेसिकली फिर इस बात पर जो चर्चा है वह होगी, ठीक है। तो हमने जाना कि ये वित्त आयोग होगा, आपका फाइनेंस कमीशन होगा। अब अगली चर्चा हम करेंगे वस्तु और सेवा कर परिषद को लेकर, छोटे छोटे चैप्टर हैं। उसके बाद आपका अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सारे जो चीज़ें हैं आपके वह आ जाती हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक भी आपको 4 या 5 जो क्लासेस हैं एटलीस्ट वह दी जाए, ताकि आपका जो ये पॉलिटी है वह जल्दी से जल्दी कवर हो। साथ साथ में रिवीजन करते चलिए, ठीक है। साथ में कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके अपना बेसिक स्टैटिक करंट अफेयर सारी चीज़ों को कवर करते जाओ।
वैसे भी 2025 का आपका कैलेंडर आ चुका है, तो अब आपको सिंसियर अभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 24 वाला जो आपका समय 8 मंथ का बचा हुआ है, जो बच्चा जो एस्पिरेंट इस समय को महत्व को समझेगा, जो इसको यूज़ करेगा, यही फ़र्क डालेगा कि आपने 25 के 4 महीनों में क्या किया। ठीक है, तो वहाँ पर बेनिफिट केवल उसी स्टूडेंट को है। तो पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है, आप देखेंगे कि आप प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, और स्ट्रैटेजी यही कहती है कि इन 8 महीनों का यूज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि वो 4 मंथ में आप फिर प्रीलिम्स और चीज़ों का रिवाइज करके, अगर प्रीलिम्स हो जाता है देन मेंस भी आपका हो जाए। तो जिन्होंने इस 8 मंथ को संभाल लिया वही आगे जाके यूपीएससी को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, और एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको कल मिला होगा, उसको देखिए, ताकि आपका जो विज़न है वह क्लियर हो कि नेक्स्ट मई में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए हम कहाँ हैं, और आपको रिग्रेट ना हो आज से 1 साल बाद कि मैंने साल बर्बाद किया। इसलिए बहुत, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, डजेंट मैटर, अगर उतनी समझ है सेल्फ स्टडी करो, अदरवाइज हम आपकी हेल्प करने के लिए है ही। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।